हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल PEGC 103 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। हम आज ये पेपर डिस्कस करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, आज की वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ वो लगभग रिपीट हुए हैं एवरी ईयर इन एवरी सेशन। आप लोगों को पता होगा कि इग्नू में 2 साल में 2 बार पेपर होते हैं, 2 सेशन में पेपर होते हैं, और जो मैं क्वेश्चन आज करवाऊँगी वो दोनों सेशन में ही हर साल जो है रिपीट हुए हैं। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ आज, तो वीडियो को ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। और अगर आप अच्छे से कर लेते हो इनको तो आपको कोई नहीं रोक सकता, पास तो आप हो ही जाएंगे, आपको अच्छे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, तो एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो है, एनालाइज द बाइंडिंग वाइन एज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल। ठीक है, ये बाइंडिंग वाइन पे आप एक चीज़ का ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन हर बार आता है, हमेशा पूछा जाता है बाइंडिंग वाइन पर। ठीक है, तो इस नोवेल को आप प्लीज़ ज़रूर पढ़ के जाना अच्छे से। तो पहले इसको देख लेते हैं कि एनालाइज करना बाइंडिंग वाइन का एज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल। मतलब ये जो नोवेल है ना बाइंडिंग वाइन, इसको ये एक कॉन्शियस लेवल, चेतना के आधार पर, ठीक है, उस आपको इस नॉवल को बताना है कि क्या ये सच में कॉन्शियसनेस काइंड ऑफ नॉवल था। तो ये हमें बताना है इसमें। और इसमें जो भी राइटर हैं, खैर राइटर के नेम वगैरह तो हम बताएंगे ही, लेकिन इसमें मेन चीज़ ये बतानी है कि क्या इस उपन्यास में, ये जो उपन्यास है ये क्या एक चेतना प्रवाह, ठीक है, जिसको बोलते हैं चेतना प्रवाह, ठीक है, नॉवल। तो अगर मैं इसके बिल्कुल ही हिंदी करके बताऊँ ना, तो वो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो बाइंडिंग वाइन है, क्या ये एक ऐसा नॉवल है जिसमें चेतना के प्रवाह को दिखाया गया है। चेतना का प्रवाह मतलब जैसे क्या हम कॉन्शियसनेस इसमें कितनी दिखाई गई है, क्या इसमें भावनाएं बताई हैं, क्या है। तो क्या इस कॉन्शियसनेस के आधार पर इस नॉवल को आपने एनालाइज करना है, बस। ठीक है, तो हम इंट्रो लिखेंगे सबसे पहले। तो इंट्रो में इसके राइटर कौन है? शशि देशपांडे, ठीक है, शशि देशपांडे इनकी ये राइटर रही हैं। इनका ये नॉवल है बाइंडिंग वाइन, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी इसकी आपको समरी बता दूं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। शशि पांडे ने ये बाइंडिंग वाइन लिखी थी, एक उपन्यास है जो पितृसत्तात्मक एक समाज में महिलाओं के जो अनुभव रहे हैं, उनके अपने अनुभव किस तरह के रहे, उन सारी बातों की पड़ताल करता है। इसके साथ साथ जो शादी हो गई, विवाह, बलात्कार और महिला मुक्ति, इन विषयों पर ये जो नॉवल है ये ध्यान केंद्रित करता है हम सबका। इस कहानी में 3 लेडीज़ हैं, उर्मिला है, मीरा, ठीक है, और कल्पना। ये 3 औरतें हैं जिन पर ये पूरा का पूरा नॉवल बना हुआ है। और ये कहानी जो है इन तीनों को ये आपस में जोड़ती भी है। इनके सामने जो भी सामाजिक दबाव आते हैं, जो भी व्यक्तिगत इनकी अपनी ट्रेजेडी होती है, पर्सनल ट्रेजेडी होती है, ये सारी चीज़ें जो है इनको आपस में जोड़ती हैं कहीं ना कहीं। उर्मिला जो है वो, उसकी तकलीफ़ ये है कि वो अब उसके बच्चे के खो देती है, उसका बच्चा जो है मर जाता है, तो उसकी वो तकलीफ़ दिखाई गई है। और जो उसकी सास है, उर्मिला की सास कौन है? मीरा जो है उसके बारे में बताया गया है इसमें, उसकी अपनी तकलीफ़ें हैं। और दूसरी एक लड़की है कल्पना, जिसका कि रेप हो जाता है, ठीक है, यंग लड़की है ये। तो ये तीनों ही ना कहीं आपस में इंटरकनेक्ट हो पाती है, क्योंकि तीनों ही सामाजिक एक जो पाबंदियाँ थी उनको झेलती हुई आपस में एक तरह से जुड़ जाती हैं, क्योंकि तीनों की तकलीफ़ें एक जैसी हैं, तीनों के दुख एक जैसे हैं। और जब कोई दुखी आदमी मिलता है जिसका अपने जैसा ही दुख हो, तो वो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट मतलब कि हमें वो अपना सा लगने लगता है। तो इन तीनों की कहानी एक दूसरे को इस तरह से जोड़ देती है। और इसमें आप ये जो इनकी अपनी अपनी जो कहानियाँ हैं सबकी, इसमें उपन्यास में जो पारिवारिक बंधन हो गए, व मानवीय रिश्ते हो गए, रिश्ते तो मानवीय होते हैं ना, और उन रिश्तों की क्या जटिलताएं रही,
इसके साथ साथ महिलाओं पर जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की जो आवश्यकता होती है उस पर ये इसमें बल दिया गया है। तो ये तो हो गई इस चीज़ की समरी, हमने समरी पे बात कर ली। अब हम बात करेंगे एक एक करके कि बाइंडिंग वाइन जो है ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल कैसे है। तो अभी हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस की इसकी। तो आप लिखेंगे कि बाइंडिंग वाइन बाय शशि देशपांडे इज़ अ कंसिडर्ड a stream of consciousness novel because this novel primarily uses Urmi's internal monologue, उसके जो आंतरिक संघर्ष चल रहा है ना उसकी कहानी को बताता है। उसकी जो शी इज़ मिमिकिंग नेचुरली जो एक विचारों का प्रवाह और भावनाओं का एक प्राकृतिक रूप से जो उसकी जो भावनाएं निकलती हैं उसको यहाँ पर प्रकट करता है। और दूसरी बात ये कि ये जो टेक्निक है, इसमें जो तकनीकें बताई गई हैं वो उर्मी के माध्यम से सामने आ रही हैं और कहानी को ना एक तरह से फील करने का एक मौका देती है ताकि रीडर उस चीज़ से कनेक्ट हो सके, उस चीज़ को फील कर सके। सो दिस टेक्निक अलाउज द रीडर टू एक्सपीरियंस द अनफोल्डिंग नैरेटिव थ्रू उर्मीज पर्सपेक्टिव, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग हर मेमोरीज, her reflections and emotional reactions to the events and the characters she encounters, ठीक है। वो जो समाज में झेलती है, जिन जिन चीज़ों का सामना करती है वो सारी की सारी इसमें कहानियाँ बताई गई हैं और जिसके बेस पर हम इसको कॉन्शियसनेस नॉवल डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है। अब एक एक पॉइंट लेते हैं, की एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के। इसमें फर्स्ट लिखेंगे हम इंटरनल मोनोलॉग, आंतरिक जो संघर्ष चल रहा था उसके जो आंतरिक वार्तालाप कह सकते हो आप इसको। तो ये जो नॉवल है ना, दिस नॉवल हैविली रैलीज ऑन उर्मीज इंटरनल थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, ठीक है, जो प्रेजेंट की गई हैं डायरेक्टली टू द रीडर विदाउट मच एक्सटर्नल नरेशन और समरी। मतलब बाहरी फालतू की चीज़ों के अलावा इस उपन्यास में जो उर्मी के जो आंतरिक विचार हैं, उसकी भावनाएं हैं, उन पर निर्भर करता है। और जो इसमें जो रीडर है उसके सामने ये किसी और चीज़ का वर्णन इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही इसके जो सारांश हैं नॉवल के वो रीडर के सामने पेश कर दिया जाता है। तो इंटरनल मोनोलॉग सिर्फ इतना सा ही है कि उपन्यास में इस कहानी में उर्मी है जो उसके जो आंतरिक विचार हैं, इंटरनल फीलिंग्स हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसके इंटरनल थॉट है, उसको और फीलिंग्स को इसमें प्रेजेंट किया गया है डायरेक्टली टू द रीडर, ठीक है। सेकंड, फ्रेगमेंटेड नैरेटिव। फ्रेगमेंटेड नैरेटिव को इसमें इसलिए बताया गया है कि जो स्टोरी है वो जंप करती है दो टाइम्स के बीच में, पास्ट और प्रेजेंट। पास्ट और प्रेजेंट में कैसे जंप करती है, ये जो उर्मी जब अपने बारे में जब सोचती है तो ये जो स्टोरी है ये दैट्स कीप जंपिंग बिटवीन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, पास्ट और प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, एंड लोकेशन, ठीक है। कैसे, क्योंकि जो उर्मी का जो माइंड है दैट इज़ कीप्स थिंकिंग अबाउट हर स्ट्रगल, हर जर्नी एंड द रिफ्लेक्टिंग द वे थॉट्स ऑफ अ शिफ्ट एंड ओवरलैप इन रियल लाइफ। जिस तरह से हम अपनी रियल लाइफ में चीज़ों को हम देखते हैं और जो विचार हमारे आते हैं बदलते रहते हैं, तो कहीं ना वो ओवरलैप हो जाता है, जैसे जिसको हम ओवर थिंकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी हम सब लोग ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो इसमें यही बताया कि जो फ्रेगमेंटेड नैरेटिव दिखाया ना इसमें कि कहानी को तोड़ तोड़ के थोड़ा सा कभी कुछ भूतकाल की बातें बता दी, कहीं प्रेजेंट की बातें बता दी, और एक अलग अलग लोकेशन में ये जो कहानी है घूमती रहती है, क्योंकि जो उर्मी का मन है वो जिस तरह से भटकता रहता है, तो वही चीज़ इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से हमारे वास्तविक जीवन में हमारे विचार बदलते रहते हैं और हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, तो बेसिकली उन्हीं चीज़ों को इसमें बताया गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा फोकस ऑन साइकोलॉजिकल रियलिज्म। साइकोलॉजिकली रीडर को कनेक्ट करती है इस कहानी से जो उर्मी के बारे में बताई गई है इसमें। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है, ये अलाउ करती है टू द ऑथर टू कनेक्ट एंड dwell into the psychological complexities of
कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर कौन है? उर्मी है। ठीक है, पर्टिकुलरली उर्मी एंड अबाउट हर इनर वर्ड्स। इनर वर्ड्स कहने का मतलब ये है कि ये जो टेक्निक है ना, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये अलाउ करती है हर राइटर को जो कैरेक्टर है ना उर्मी, उससे उसकी जो मनोवैज्ञानिक जटिलताएं हैं उनको समझने की, कि उसकी मनोवैज्ञानिक जो चीज़ें हैं वो किस तरह से चल रही हैं, क्या सोच रही है वो उस टाइम, जो चीज़ें उसके जीवन में घटित हो रही हैं उसका उसके साइकोलॉजिकली कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं, इन चीज़ों को समझने में वो रीडर को अलाउ करती हैं, पाठकों को। ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करती है। ठीक है, और जो उसके इनर वर्ड्स हैं, जो उसके आंतरिक शब्द हैं, जो वो खुद से कहती रहती है, खुद से जूझती रहती है, उन चीज़ों को समझने में मदद करती है एज ए रीडर बाय साइकोलॉजिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंसरी इम्प्रेशंस। सेंसरी इम्प्रेशंस की अगर हम बात करें तो जो उर्मी के थॉट हैं, उर्मीज थॉट्स, दोज आर ऑफनली ट्रिगर्ड बाय सेंसरी डिटेल्स। ठीक है, सच एज जैसे साइट हो गया, है ना, जगह हो गई, साउंड, ध्वनियाँ, जो आवाज़ें आती हैं। ठीक है, और स्मेल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो ऑफनली यूज होती हैं टू एक्सेस रिलेटेड मेमोरीज और इमोशंस के लिए। मतलब ये है कि जो हम सेंसरी इम्प्रेशंस की बात करें, इम्प्रेशन मतलब जो यादें हैं, छाप जो पड़ जाती है, तो उर्मी के जो थॉट्स हैं ना वो कुछ इस तरह की डिटेल्स से कनेक्टेड होते हैं, जैसे साइट हो गया, साउंड हो गया और स्मेल, इनसे इंस्पायर्ड होते हैं, जिनका यूज़ जो है वो इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी यादें हैं ना, उन यादों की जो भावनाएं हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एम्फेसिस ऑन सब्जेक्टिविटी। नॉवल जो है दैट एम्फेसाइज द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं ना इस नॉवल में, उनके बारे में बात की जा रही है, उस पर जोर दिया जा रहा है नॉवल में। एज द स्टोरी इज़ फिल्टर्ड थ्रू उर्मीज यूनिक पर्सपेक्टिव और इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो उपन्यास है इसमें उर्मी का जो एक पर्सपेक्टिव है उसके बारे में, और जो घटनाएं हैं उनके माध्यम से बात की जा रही है यहाँ पर, और वो सारी चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नॉवल है इसमें एम्फेसाइज किया गया है सब्जेक्टिव ऑफ नेचर। ठीक है, सब्जेक्टिव नेचर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके बारे में, सो दैट और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो अगर मैं फर्स्ट में बात करूँ तो उर्मी की जो मेमोरीज़ हैं अबाउट हर चाइल्डहुड विद हर ग्रैंड मदर, ठीक है, बाई जी जिसको बुलाती है वो, बाई जी, और उसकी आंटी है वना, इनके साथ उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं। दोज मेमोरीज आर ट्रिगर्ड बाय सीमिंगली रैंडम इवेंट्स और सब्जेक्ट्स लाइक रिवीलिंग द डेथ ऑफ हर इमोशनल कनेक्शन टू द पास्ट। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि हर रिफ्लेक्शन ऑन मीराज राइटिंग एंड द स्टोरीज ऑफ अदर वुमेन। जो मीरा के बारे में लिखा गया है और जो अदर वुमेन्स के बारे में जो भी चीज़ें उसको पता चली हैं, जो रिफ्लेक्शंस देखे हैं, शी काउंटर्स एक्सपोज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फीमेल रिलेशनशिप। ठीक है, एंड द शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ oppression and resistance. Third, the novels का structure. Novel structure which interviews उर्मी's personal journey with the stories of other women. मतलब इसमें उर्मी की पर्सनल जर्नी को तो दिखाया गया है, जो और औरतों की कहानियाँ हैं उसके साथ कनेक्ट करके, and that this novel also mirror the interconnectedness of their lives and the way their experience shape each other. उर्मी का लाइफ
उर्मी की लाइफ जर्नी और अदर वुमेंस की लाइफ जर्नी, उन सब की कहानियाँ आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं। उनके अपने दुख हैं, अपनी तकलीफ़ें हैं, अपने लॉसेस हैं, फीमेल सॉलिडेरिटी है, और एक तरह से जो एक पितृसत्तात्मक समाज में औरत की अपनी आइडेंटिटी की खोज है ये पूरा नावल। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन में लिखेंगे कि द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस नॉवल इज़ अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। शशि देशपांडे, या फिर आप राइटर भी लिख सकते हो। शी प्रोवाइड्स अ पावरफुल और इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ उर्मीज इनर वर्ल्ड, उसका जो एक आंतरिक दुनिया है, आंतरिक संसार है, एंड द लाइव्स ऑफ द अदर वुमन अराउंड हर। ऑल्सो एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ग्रीफ, लॉसेस एंड फीमेल आइडेंटिटी। ठीक है, इन द पेट्रियार्चल सोसाइटी। बस इतना लिख देना, क्वेश्चन कंप्लीट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, डिस्कस अ टाइगर फॉर मालगुडी एज एन एलिगरी। जो टाइगर इसमें है ना, जो टाइगर यूज़ हुआ है, सॉरी ये वाला, इसको मालगुडी में एज एन एलिगरी कैसे यूज़ किया है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो एलिगरी एज एन एलिगरी कैसे है टाइगर? तो टाइगर का जो जीवन है ना, उस जीवन टाइगर के लाइफ में जो भी कुछ होता है, जो भी घटनाएं होती हैं, उससे रिलेटेड इन्होंने मालगुडी का जो लाइफस्टाइल था, जीवन था, ठीक है, उसको थोड़ा सा कनेक्ट करके बताया है। इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि जो मालगुडी था, टाइगर फॉर मालगुडी था, ये R.K. नारायण ने लिखा था। ठीक है, इन्होंने लिखा था, एंड ये एक एलिगरी एक्सप्लोरिंग थीम था, थीम ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम। इसके साथ साथ कैपेटिविटी, इसकी बात करते हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, और जो ह्यूमन कंडीशंस होती हैं उसके बारे में बताया गया थ्रू द टाइगर। ठीक है, टाइगर्स लाइफ लिख देते हैं। अब इसमें हम अगर बात करें, जो टाइगर कौन है? टाइगर है राजा, कैरेक्टर का नाम है राजा। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक ये जो मालगुडी टाइगर फॉर मालगुडी नहीं देखा है, एक बार यूट्यूब पे देख लेना। कभी दूरदर्शन पे आया करता था, बहुत अच्छा सीरियल था। अगर नहीं पता है तो एक बार देख लेना, इस पर ऑलरेडी एक सीरियल बन चुका है। तो इसमें जो टाइगर है, जो कैरेक्टर है, उसका नाम है राजा। उसके एक्सपीरियंसेस अबाउट लाइफ बोथ इन वाइल्ड एंड अंडर ह्यूमन कंट्रोल, ठीक है, दोनों ही लाइफ बताई है। वो मिररिंग करती है इंडियाज़ जर्नी फ्रॉम प्री कॉलोनियल, ठीक है, एंड फ्रीडम। ये दोनों चीज़ों को ये जर्नी जो है ये मिरर करती है, और सजेशन दैट इट्स आफ्टर मैथ। मतलब ये जो टाइगर है ना, टाइगर को एक तरह से एक रूपक बना दिया है। उसके जीवन में जो भी चीज़ें आती हैं, उसके जीवन के ज़रिए या टाइगर के नज़रिए से वो देश की जो हालत थी उसको यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे टाइगर हो गया, वो राजा भी है, जंगल में है, और ह्यूमन कंट्रोल में भी है। ठीक है, वही चीज़ इंडिया के साथ थी। भारत में जो औपनिवेशिक फ्रीडम से लेकर औपनिवेशिक जो कंट्रोल था वो, और उसके बाद की यात्रा जो जर्नी है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, टाइगर फॉर मालगुडी, ये एज एन एलिगरी कैसे है वो हम एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। इसके बारे में ये हमारा एक टॉपिक है। इसके सब पार्ट्स के हम एक एक करके डिवाइड करेंगे। तो इसी का फर्स्ट है प्री कॉलोनियल फ्रीडम की बात करेंगे हम। जो टाइगर्स लाइफ है इन द जंगल, वो रिप्रेजेंट करती है इंडिया की प्री कॉलोनियल फ्रीडम एंड सेल्फ सफिशेंसी। ठीक है, इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था ना, तो वो भी जो टाइगर है उसका जीवन से कैसे रिलेट किया है। जंगल में रहता है जो टाइगर है, ठीक है, और जो भारत की जो औपनिवेशिक जो ताकतों के अंदर जब देश था उससे पूर्व की, और जो फ्रीडम के बाद की जो आत्मनिर्भरता का प्रतिनिधित्व करती है एक तरह से, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसको इसीलिए इसका नाम दे दिया प्री कॉलोनियल फ्रीडम। ठीक है,
सेकंड है कॉलोनियल सब्जेशन। इसमें ये था कि इसमें क्या बताना है आपको, जैसे जब सर्कस के लिए टाइगर को कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है, पर्टिकुलरली वो कैप्टन के अंडर रखा जाता है, उसको मैनिपुलेट करते हैं। ये चीज़ें सिंबलाइज करती हैं इंडिया के एक्सपीरियंस को अंडर कॉलोनियल रूल, ठीक है। कैसे और इसमें जो कैप्टन्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है, उसका एक्सप्लोटिव नेचर, वो क्या दिखाता है कि जो जिस तरह से वो टाइगर को ट्रीट करता है वो टाइगर की भलाई के लिए तो नहीं होता है, बट इसमें जो कैप्टन है उसी का अपना क्या होता है, उसका अपना फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ये यू कैन से इट्स अ मेटाफोर फॉर द कॉलोनाइजर्स डिसरिगार्ड्स फॉर द कॉलोनाइज्ड, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बोलेंगे कि जो औपनिवेशिक अधीनता थी, औपनिवेशिक शासन था ना हमारे देश में, तो इसमें जो टाइगर को कैप्चर कर लिया जाता है, टाइगर्स कैप्चर बाय सर्कस, पर्टिकुलरली जो कैप्टन्स का कंट्रोल था और उसका मैनिपुलेशन था, ये सिंबलाइज करते हैं इंडियाज़ एक्सपीरियंस अंडर कॉलोनाइल रूल के बारे में, ठीक है। थर्ड, तो देखा जाए तो इसमें ये इसीलिए टाइगर को यहाँ पर इन्होंने ये वर्ड डाल दिया है, इसमें नॉवल में भी टाइगर वर्ड इसीलिए डाला क्योंकि किस तरह से टाइगर का जीवन होता है, उसको कैप्चर किया जाता है, सर्कस में डाला जाता है और वहाँ पर वो किसी के अंडर रहता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। सेम जो है वो इंडिया के साथ था। इंडिया में जो औपनिवेशिक टाइम था उसमें इंडिया को कैप्चर कर लिया गया था, उस पर कंट्रोल था, औपनिवेशिक ताकतें थी, एक्सप्लॉयट किया जाता था, ठीक है। तो वही सारी चीज़ सेम चीज़ें हो रही है और ये टाइगर को एक तरह से ना एक रूपक की तरह यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए इसको यहाँ पे एलेगरी की यहाँ पर बात की जा रही है। थर्ड पॉइंट है पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी। राजा जो है वो इवेंचुअली एनकाउंटर करता है विद द सेंसेई। सेंसेई कौन है? द स्पिरिचुअल टीचर है, ठीक है। एंड हिज जर्नी टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट can be seen as a representation of India's search for a new identity and spiritual path in post-colonial era, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे आप कि जो राजा है, राजा के जो आध्यात्मिक गुरु हैं, सन्यासी जो हैं, उनसे वो मिलता है, उसकी ज्ञान प्राप्ति करता है और उनकी जो एक यात्रा है उसको औपनिवेशिक युग में जो भारत को एक नई पहचान और आध्यात्मिक पथ, एक आध्यात्मिकता की खोज के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। तो राजा की जो आइडेंटिटी थी कि वो सन्यासी से मिला, मुलाकात की, ज्ञान प्राप्ति की और जो उनकी यात्रा थी उसको एक भारत की औपनिवेशिक शासन में रहते हुए भारत की एक नई पहचान, नई रास्ते खोजने की, आध्यात्मिक पथ पर खोजने के जो प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट, द ह्यूमन कंडीशन। ह्यूमन कंडीशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती थी, उसमें था एक पॉइंट बनेगा इंटर ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था उसके बारे में बात करेंगे हम। राजा की जर्नी कौन सी होती है? फ्रॉम अ वाइल्ड बीस्ट टू अ स्पिरिचुअली अवेकन्ड बीइंग। यही था ना कि वो एक जो एक वाइल्ड था, एक जंगली जानवर कह सकते हैं आप, उससे एक स्पिरिचुअली आध्यात्मिक, मतलब जिसको ज्ञान हो गया था, एनलाइटनमेंट हो गया था। ये दोनों चीज़ें पैरेलल करती हैं द ह्यूमन पोटेंशियल ऑफ सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। ये हम ह्यूमन कंडीशन के अंदर बात करें। इसी का सेकंड पार्ट बनेगा यहाँ पर कंट्रास्ट बिटवीन ह्यूमंस और एनिमल्स। इसमें क्या है कि जो नॉवल है वो हाईलाइट करता है द कंट्रास्ट बिटवीन एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज और सम ह्यूमंस लाइक कैप्टन में भी कुछ एनिमल्स वाले गुण थे, शोषणकारी था ना, और द पोटेंशियल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड एम्पैथी इन अदर्स लाइक सन्यासी, ठीक है। तो कंट्रास्ट दिखाया है, ह्यूमन और एनिमल में क्या कंट्रास्ट था वो उस चीज़ के बारे में बताया गया है, उसको चीज़ें हाईलाइट की गई हैं इसमें नॉवल। नेक्स्ट है द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नारायण जो है इसमें जो राइटर हैं आर के नारायण, ठीक है, वो यूज़ करते हैं राजा के पर्सपेक्टिव को
टू ऑफर अ ह्यूमरस, ठीक है, एंड इंसाइटफुल, ह्यूमरस इंसाइटफुल, हंसी मजाक वाला नेचर, ठीक है, व्यंग्य वाला। किस लिए किया जाता है? टू फॉर द कमेंट्री ऑन द इरेशनैलिटी एंड कंट्राडिक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। जो राजा का अपना पर्सपेक्टिव था उसको यूज़ किया गया है, जिसमें उस पर्सपेक्टिव को इसलिए यूज़ किया गया है कि टू ऑफर अ ह्यूमरस और इंसाइटफुल कमेंट्री ऑन द इरेशनल और कंट्राडिक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। थर्ड पॉइंट है हमारा स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। इसमें इसी का फर्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा रिजेक्शन ऑफ मटेरियलिज्म। राजा जो है वो रिजेक्ट करता है, या फिर राजाज रिजेक्शन ऑफ हिज फॉर्मर लाइफ इन सर्कस एंड हिज एम्ब्रेस ऑफ सन्यासीज टीचिंग, वो रिप्रेजेंट करती है अ रिजेक्शन ऑफ वर्ल्डली, सांसारिक इच्छाएं और अटैचमेंट, उसको क्या करती है? रिजेक्ट करती हैं। सेकंड पॉइंट है द परस्यू ऑफ ट्रुथ। टाइगर्स स्पिरिचुअल जर्नी गाइडेड बाय सन्यासी सिंबलाइज करती है द ह्यूमन क्वेस्ट को फॉर ट्रुथ, मीनिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वननेस ऑफ ऑल बीइंग्स। ये नॉवल जो है, दिस नॉवल सजेस्ट दैट अ डीपर लेवल किसके लिए? फॉर ऑल बीइंग्स आर कनेक्टेड एंड दे शेयर अ कॉमन एसेंस, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस और सर्कमस्टेंसेस। मतलब यहाँ पर हर इंसान की बात हो रही है कि जो हर प्राणी एक डीप लेवल पर जाकर हर प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनका एक ही सार होता है, चाहे उनका बाहर से वो कैसे भी दिखते हों, परिस्थितियाँ कुछ भी हों, बट एक डीपर लेवल पर हर इंसान जो है वो एक जैसा है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कंक्लूजन लिख देंगे कि जो एक ये जो कहानी है ना, द टाइगर फॉर मालगुड़ी, ये एक सिर्फ एक टाइगर की कहानी नहीं है, इट्स अ पावरफुल एलेगरी दैट एक्सप्लोर्स कॉम्प्लेक्स थीम्स फॉर फ्रीडम, पावर एंड ह्यूमन सर्च फॉर मीनिंग। ये चीज़ें सेट करती हैं, सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंडियाज हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल लैंडस्केप। क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया था इसको, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ विमला फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी द अदर वुमेन, ठीक है। अदर वुमेन जो स्टोरी है उसमें एक कैरेक्टर है विमला, उसके बारे में उसका कैरेक्टर स्केच बताना है, चारित्रिक विशेषताएं ऐसे होता है ना हिंदी में, वो बताना है आपने, ठीक है। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को और फटाफट से। उससे पहले एक बात पूछनी थी तुम लोगों से, अगर वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। चलो हाँ, अब हम बात करते हैं विमला के बारे में। देखो भाई, विमला कौन थी? विमला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इस स्टोरी का, द अदर वुमन का। इसका जो कैरेक्टर है ना वो बहुत ही थोड़ा सा टफ कैरेक्टर है, जो अपनी पर्सनल डिज़ायर्स के लिए, अपने फॉरबिडन लव के लिए और जितनी भी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती है ना, उनसे एक जूझने वाला कैरेक्टर है, जो कि हम फीमेल्स के लिए अक्सर देखते हैं। इसमें शी इज़ पोर्ट्रेड एज अ यंग मैरिड वुमेन, यंग है, मैरिड है, और जो अपनी ट्रेडिशनल लाइफ, जो सोसाइटल प्रेशर के अंडर जो एक ट्रेडिशनल लाइफ वो जी रही होती है, उसके बारे में बताती है, उसके अपने एक्सपीरियंस होती है, उस लाइफ में जो घुटन महसूस करती है और कुछ अलग ही पाने की वो चाह रखती है। एक ऐसी भावना, एक अलग सी उसके अंदर फीलिंग्स आने स्टार्ट हो जाती हैं जब उसकी लाइफ में कौन आता है? संदीप, ठीक है। संदीप आता है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो नई उसके मन में
प्रज्वलित हो जाती हैं। तो इस यात्रा में उसकी जो जर्नी है उसमें जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि शी नेविगेटिंग हर कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस एंड अल्टीमेटली कन्फ्रंट करती है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर चॉइसेस। ठीक है, ये उसकी स्टोरी है। अब हम बात करेंगे इसके एक एक पॉइंट के बारे में। फर्स्ट है हमारा कन्फाइंड बाय ट्रेडिशन। ठीक है, परंपरा से बंधी हुई एक लेडी। विमला जो है वो इनिशियली प्रेजेंटेड इन दिस स्टोरी एज अ वुमन बाउंडेड बाय हर सोशल एंड मैरिटल रोल्स। शी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ए ड्यूटीफुल वाइफ। ठीक है, एक ऐसी पत्नी उससे एक्सपेक्ट की जा रही थी कि जो सारी अपने ड्यूटीज़ फॉलो करे और मेंटेन करे एक सर्टेन डेकोरम विच लीव्स हर फीलिंग्स अनफुलफिल्ड एंड यर्निंग फॉर समथिंग बियॉन्ड द मैंडेन। मतलब विमला को शुरू में एक ऐसी लेडी के रूप में दिखाया गया है जो अपनी सामाजिक और वैवाहिक बाधाओं से बंधी हुई है। उसमें एक ऐसी एक वाइफ होती है ना जो मतलब अपनी सारी ड्यूटीज़ निभाए और एक शिष्टाचार बना के रखे, उस चीज़ की उससे अपेक्षा की जाती है, जिसके कारण वो अपने आप को अनसेटिस्फाई फील करती है। और ये जो दुनिया है ना, इससे दूर कुछ कुछ चाहती है। वो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब कोई भी अगर इस तरह का जो कैरेक्टर होता है जो मेनली जो फीमेल्स होती हैं, क्योंकि हम जब लिटरेचर में पढ़ते हैं तो फीमेल्स की आप यही कंडीशन देखेंगे, चाहे वो अमेरिकन लिटरेचर हो या ब्रिटिश लिटरेचर हो, कोई भी लिटरेचर ले लो 17th 18th सेंचुरीज का, तो उसमें आपको मोस्टली वुमेंस की जो कंडीशन है वो ऐसी ही मिलेगी जो विमला की है। ठीक है, अब इस कंडीशन में रहते हुए कोई भी लेडी जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई कैसे फील करेगी? हर इंसान फ्रीडम चाहता है, हर इंसान अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहता है, लेकिन जहाँ पर कंडीशन विमला जैसी आ जाती है तो वहाँ पे अनसेटिस्फैक्शन तो होगा ही। और फिर जब कंडीशन इस तरह की होती है तो द पर्सन स्टार्ट फीलिंग समथिंग, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, की जहाँ उसे सुकून मिले, शांति हो, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सके। मेनली जो फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कन्फाइंड बाय द ट्रेडिशन, वो ट्रेडिशन के हिसाब से उसको किस तरह से रूल किया जा रहा था और वो क्या फील कर रही थी, क्या उसकी जर्नी थी, उसके बारे में बताना है। सेकेंड, यर्निंग फॉर मोर, मतलब और कुछ, किसी और चीज़ की और चाह होना, और अधिक की चाहत होना, जैसे जिसको हम बोलते हैं। तो यर्निंग फॉर मोर में आप लिखेंगे कि जब संदीप आता है, संदीप का जब द अराइवल ऑफ संदीप, उसकी जो एक पर्सनैलिटी होती है ना, बड़ी ही चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी होती है और रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ होते हैं उसके। वो क्या होता है कि जब वो संदीप से मिलती है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक तरह से जो विमला चाह रही थी ना, जो विमला की इच्छाएं थी, उसमें एक स्पार्क का काम करती है। वो फ्रीडम और जो पैशन होता है उसका एक तरह से उसको वहाँ पे रूपक बना दिया जाता है। या फिर संदीप इज़ द एम्बडीज फ्रीडम एंड पैशन एंड ही इज़ ऑफरिंग हर एन एस्केप फ्रॉम हर मोनोटोनस लाइफ। ठीक है, ये जो अट्रैक्शन था, दिस अट्रैक्शन वॉज नॉट फिजिकल बट ऑल्सो अ यर्निंग for more. And what was that more? That was intellectual stimulation and a life lived on her own terms. अपनी शर्तों पर जीवन जीना। ठीक है, वो इसमें था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद या आंतरिक संघर्ष आप इसको बोलेंगे। विमला एक्सपीरियंस करती है डीप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एज शी स्ट्रगल्स विद हर अट्रैक्शन टू संदीप एंड हर लॉयल्टी टू हर हस्बैंड। अट्रैक्शन किसके प्रति? संदीप के प्रति, बट लॉयल किसके प्रति थी? अपने हस्बैंड के प्रति भी थी, जिसका नाम था निखिल। ठीक है,
एक in the same time she feels torn between her desires for a life of excitement and her sense of duty. मतलब वो एक्साइटमेंट और ड्यूटी के बीच फंस जाती है, ठीक है, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करती है। आई नो एक्साइटमेंट की स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना तुम लोग। ये कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, दैट इज़ फर्दर इन intensified as she became aware of Sandeep's manipulative nature or the potential harm he could cause to those around her. मतलब यहाँ पर जो उसका एक आंतरिक संघर्ष जो चल रहा था ना, उसमें ये भी दिखाया है कि जब वो संदीप का जो नेचर है, एक चालाकी वाला नेचर, और उसका ये संघर्ष ना थोड़ा सा और तेज़ हो जाता है जब उसे संदीप का जो एक चालाकी वाला नेचर मिलता है, पता चलता है उसके बारे में, और उसके जो आसपास के लोग होते हैं ना, उनके द्वारा जो एक लॉस या फिर हम किसी का नुकसान करते हैं, जैसे जब ये सारी चीज़ें पता चलता है ना, तो ये जो संघर्ष होता है वो थोड़ा सा और तेज़ हो जाता है। 4. कन्फ्रंटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। विमला जो होती है, शी इज़ फोर्स्ड टू कन्फ्रंट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर एक्शन एंड हर चॉइसेस, ठीक है, उसके काम, उसकी गतिविधियाँ और उसकी चॉइसेस के बारे में, उसके परिणामों के बारे में। जो उसका इन्फ्यूचुएशन होता है ना विद संदीप, दैट लीड टू डिसेप्शन और इमोशनल टर्मोइल। अल्टीमेटली क्या होता है, शी मस्ट फेस द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन एंड मेक अमेंड्स फॉर द पेन एज शी हैज़ कॉज्ड, ठीक है। 5th पॉइंट यही लिख देती हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स एंड एवॉल्विंग। विमला इज़ नॉट अ स्टैटिक कैरेक्टर, ठीक है, शी evolves throughout the story, learning from her experiences and she ultimately gaining a deeper understanding of herself, ठीक है, अपने बारे में जान रही होती है, अपने बारे में और ज़्यादा जान रही होती है, एंड द वर्ल्ड अराउंड हर, और जो उसके आसपास की जो दुनिया होती है उसके बारे में वो जान रही होती है, ठीक है। एंड इनिशियली शी माइट सीन एज नाइव और इम्पल्सिव दिखाया था ना, बट हर जर्नी हाईलाइट्स हर कैपेसिटी फॉर ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस। इसके बाद कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन लिख देना, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आएगा आपका एग्ज़ाम में, उसमें ना कुछ आपसे शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स होंगे, इसमें से कोई आपको एनी 2 करने हैं, 250 वर्ड्स में आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपसे जो अभी जितनी भी आपने स्टोरीज़ पढ़ी हैं उसमें से ही थोड़ा थोड़ा आपसे टच कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे वो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आपको। फर्स्ट है ह्यूमर इन अ टाइगर फॉर मालगुडी। जो टाइगर फॉर मालगुडी जो नॉवल है उसमें ह्यूमर बताना है, ह्यूमर कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, एक तो देखो जो ह्यूमर है ना, ह्यूमर कब होता है, जब आप जैसे जो टाइगर का पर्सपेक्टिव है वो एक ह्यूमन बिहेवियर में जब दिखाया जाता है तो वो एक थोड़ा सा कॉमिक बन जाता है। जो टाइगर है, टाइगर कौन है, राजा है यहाँ पर, जो कैरेक्टर का नाम है। इनिशियली वो क्या होता है, एक फियरसम बीस्ट होता है, एंड ही बिकम्स अ सोर्स ऑफ अम्यूज़मेंट जब वो देखता है लोगों को, मालगुडी के लोगों को ऑब्ज़र्व करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए, ठीक है। तो ये जो कॉमिक इफ़ेक्ट होता है ना, ये हाइटन करता है बाय द कंट्रास्ट बिटवीन हिज एनिमलिस्टिक इंस्टिक्ट और द इंक्रीजिंगली ह्यूमन लाइक वे ही बिगिंस टू थिंक एंड एक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सन्यासी, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें ना कुछ पॉइंट्स बनेंगे, वो पॉइंट्स मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट है एलियन पर्सपेक्टिव। राजा को जो नरेशन है, जो जिस तरह से बताता है, वो प्रोवाइड करवाता है कि यूनिक और ह्यूमरस, ठीक है, अपने नज़रिए से वो जिस तरह से चीज़ों को देखता है, ह्यूमन वर्ल्ड को देखता है, और उसका जो इनिशियल एनकाउंटर्स होता है विद द सर्कस एंड द विलेजर्स, वो हाईलाइट करता है द अब्सर्डिटी ऑफ
देयर एक्शन एंड रिएक्शंस टू हिम। मतलब जैसे एक बात होती है ना कि एलियंस मतलब विदेशी कह सकते हैं आप। तो राजा जो जिस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है वो हमेशा ही थोड़ा सा कॉमिक रहता है, और जिसके माध्यम से जो रीडर है ना वो इस संसार को देखता है। मतलब राजा के नज़रिए से, राजा के वे ऑफ टॉकिंग से, उसका उसका जो नेचर है, कॉमिक नेचर है, उसके नज़रिए से जो रीडर है वो बाहरी दुनिया को देखता है, संसार को देखता है। सर्कस और गांव वालों के साथ जो शुरुआती जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती है और जो बेतुकापन होता है उनको एक तरह से उजागर करता है। सेकंड है ह्यूमन इरेशनैलिटी। टाइगर जो है, द टाइगर्स ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब यहाँ पर भी थोड़ा सा ह्यूमर आ जाता है ना कि एक टाइगर है जो वो किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को देख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। मतलब एक जानवर किस तरह से, मतलब थोड़ा सा कॉमिक हो जाता है ना कैसे इंसानी चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है और रियलाइज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल जब विलेजर्स जो एग्जांपल मैं थोड़ा सा दे रही हूँ कि जो विलेजर्स है दे वर पैनिक्ड फ्लाइट एट द प्रेजेंस। जब वो लॉयन, जब टाइगर आता है ना गांव में, तो सारे गांव वाले थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। और बट इसमें हास्यास्पद क्या हो जाता है कि उस टाइम जो टाइगर है वो क्या है, शांत है, ठीक है। और बिल्कुल ही जेंटल ह्यूमर वहाँ पर दिखाया गया है कि एक तो टाइगर बेचारा शांत चले जा रहा है, लेकिन वो जो गांव वाले हैं वो डर के भाग रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी कॉमिक बन जाता है माहौल। सन्यासीज इन्फ्लुएंस। सन्यासी का क्या प्रभाव था। जो राजा जो होता है ना, व्हेन ही स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम विद सन्यासी, हिज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मोर फिलोसॉफिकल और लेस टाइग्रिस, ठीक है। मतलब फिलोसॉफिकल बनता जाता है, कुछ चीज़ें सीखता है सन्यासी के साथ। तो जो टाइगर वाला कैरेक्टर होता है ना वो लीड करता है फर्दर ह्यूमरस सिचुएशंस लाइक हिज अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट ह्यूमन कस्टम्स। कि एक टाइगर है, ठीक है, वो ह्यूमन कस्टम्स की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे मेडिटेशन हो गया, मेडिटेशन की बात कर रहा है, तो एक तरह से ये चीज़ें भी ना कॉमिक बन जाती हैं, थोड़ी सी ह्यूमरस हो जाती हैं कि एक जो टाइगर है वो ध्यान भी कर रहा है, फिलोसॉफिकल भी हो रहा है, ठीक है, और जो ह्यूमन कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज है वो भी फॉलो कर रहा है। तो ये था सन्यासी का प्रभाव था इसमें। फोर्थ है द कॉमिक कंट्रास्ट। कॉमिक कंट्रास्ट क्या है, द कोर ऑफ द ह्यूमर कहाँ होता है वो, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी नोवेल में या सीन में जो ह्यूमर होता है, दैट लाइज इन द कंट्रास्ट बिटवीन टाइगर्स नेचर, इनहेरेंट नेचर, और हिज अटेम्प्ट टू अडॉप्ट अ ह्यूमन वर्ल्ड, ठीक है। कि एक तो उसका जो अपना नेचर है, जो उसको नेचर, जो उसको एक तरह से इनहेरेंट नेचर है ना, जो स्वभाव जो उसको मिला है कुदरत से, ठीक है, एक तो वो, और दूसरा मानवीय दुनिया, ह्यूमन वर्ल्ड। इसके बीच के जो स्ट्रगल होता है ना, उसके बीच में जो प्रयास हो रहे हैं वो बहुत विरोधाभासी होते हैं एक तरह से। और ये जो विरोधाभास है, जो मेटाफोर है, यही हाईलाइट करती हैं चीज़ों को एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ऑफ बोथ एनिमल्स और ह्यूमन नेचर को इन अ एंटरटेनिंग वे, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। शकुताई एंड उर्मीज रिलेशनशिप इन अ बाइंडिंग वाइन। अब बाइंडिंग वाइन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे देखो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है और अभी शॉर्ट नोट पर भी आ गया है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें तो आपको ये बताना है कि जो द बाइंडिंग वाइन है उसमें शकुताई और उर्मी, इनके बीच ना एक सिंपथी और एक तरह से एक दूसरे को समर्थन करने वाला एक रिलेशन बनता है, ठीक है। दैट शकुताई एंड उर्मी दे बोथ डेवलप अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ एम्पैथी एंड सपोर्ट। गॉट इट। particularly कब, when Urmi learns about the rape and subsequent death of Shakutai's daughter कल्पना, ठीक है। जब कल्पना की डेथ हो जाती है, रेप हो जाता है, उसके बाद जो शकुताई का जो दुख होता है, और उस दुख से जब उर्मी को जब तकलीफ़ होती है तो एक दूसरे के वो लोग और करीब आ जाते हैं, जब एक दूसरे की फीलिंग को समझते हुए। उर्मी जो है वो ऑलरेडी ग्रीविंग द लॉस ऑफ हर ओन चाइल्ड एंड शी ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ कम्फर्ट एंड स्ट्रेंथ फॉर शकुताई। और वो उसको ऑफ़र करती है सांत्वना और
एक तरह से थोड़ी सी समझ, मतलब एक दूसरे को सांत्वना देती हैं, एक दूसरे को समझाती हैं, तो उनका जो रिश्ता होता है ना, जो एक वो एकजुटता, द स्ट्रॉन्ग, और जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं जो उनके फेवर में नहीं होती है, उसमें एक दूसरे को एक सहारा देना, समर्थन देना, उन महिलाओं की अपनी जो क्षमता है उसको उस पर जोर देता है, एम्फोसाइज करता है। और दूसरी बात, जो पेट्राइचल सोसाइटी है, जो पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, उसमें रहते हुए, ठीक है, तो इसमें उन दोनों का मिलना, इन्हीं और वो एक तरह से अपना एक दूसरे का दुख साझा करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए दिखाना, चैलेंज करना सोशल नॉर्म्स को, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और बियॉन्ड मदर डॉटर रिलेशन हो जाता है उनका कहीं ना कहीं। when Urmi has a strained relationship with her own mother, her connection with Shakutai highlights a different kind of mother-daughter bond, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो उनका रिलेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, एंड बिल्ट एन एम्पथी एंड शेयर एक्सपीरियंस रादर देन फैमिली ऑब्लिगेशन की बात होती है। फिर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से भी इसमें बताया जा सकता है कि उर्मीज पर्सपेक्टिव जो एग्जामिन करती है, एक्सपीरियंस करती है ऑफ अ वुमन इन अ पेट्राइचल सोसाइटी, पर्टिकुलरली when they both are suffering in silence, and the importance of female solidarity आप बोल सकते हैं इन ओवरकमिंग एडवर्सिटी, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख देना, ज़्यादा टफ नहीं है ये। आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको आप जो भी पूछा जाएगा, एक बार स्टोरी पढ़ लेना, इसकी समरी पढ़ के जाना, ठीक है, तो जो भी पूछा जाएगा ना आप इजीली बता दोगे इसके बारे में। देन द डीपर मीनिंग ऑफ लॉस्ट चाइल्ड, इसको देखते हैं। डीपर मीनिंग ऑफ अ लॉस्ट चाइल्ड, इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर बात करी जाएगी जो स्टोरी है, ये जो लॉस्ट चाइल्ड, दैट इज़ अ डीप स्टोरी, ए डीप बॉन्ड बिटवीन अ चाइल्ड एंड फादर। एक पिता पुत्र की कहानी है जो हाईलाइट करता है उस बच्चे की इमोशनल डिपेंडेंसी और अ सेंस ऑफ लॉस ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम देम। मतलब एक जो डिपेंडेंसी होती है एक बच्चे की अपने माँ बाप के लिए, एक इमोशनल डिपेंडेंसी होती है, और उनसे अलग होने का जो अनुभव है, माँ बाप से एक बच्चे का अलग होना, ये जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद अलग होने के बाद जो हानि होती है लाइफ में भावनाओं की, उस चीज़ पर प्रकाश डालती है। इसमें जो मेला है, फेयर जो है, वो किस तरह से उसको सिंबलाइज़ किया गया है, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। पहला है फिज़िकल एंड इमोशनल सेपरेशन। इसमें कहानी में क्या होता है ना कि जो स्टोरी है वो पोर्ट्रे करती है द फिज़िकल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग लॉस्ट इन अ क्राउड, बच्चा जो है वो भीड़ में खो जाता है, बट ऑल्सो द इमोशनल टर्मोइल ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम वंस प्राइमरी केयर गिवर्स। कहने का मतलब ये है कि जो मेला, जो इसमें अलगाव की जो बात हो रही है, इसमें एक तो कहानी में भीड़ में खो जाने का जो अनुभव है, जो भौतिक अनुभव, उसके साथ साथ जो देखभाल करने वाले होते हैं, जो फैमिली होती है, उनके भावनात्मक जो उथल पुथल होती है ना लाइफ में, उसका एक यहाँ पर पिक्चराइजेशन किया है। सेकंड है सिंबॉलिज्म ऑफ द मेला जिसको बोलते हैं। फेयर जो है ना वो एक इट्स अ वाइब्रेंट साइट और साउंड, और रिप्रेजेंट करता है इस डिस्ट्रैक्शंस को। मेले में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस तो होते हैं ना, कहीं पर लाइट दिखेगी, कहीं साउंड आएगी, कहीं टॉयज़ मिलेंगे, कहीं ब्यूटी की चीज़ें मिलेंगी, तो इट्स द फेयर रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रैक्शंस एंड एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वाइल द लॉस्ट चाइल्ड एक्सपीरियंस रिवील करता है हाउ ईजीली दिस कैन बी ओवरशैडोड बाय द नीड फॉर सिक्योरिटी एंड लव की बात कर लेंगे हम। शिफ्टिंग प्रायोरिटीज़, इनिशियली क्या होता है, द चाइल्ड इज ड्रान टू टॉयज, स्वीट्स एंड अदर अट्रैक्शंस, बट अपॉन रियलाइजिंग ही इज़ लॉस्ट, हिज प्रायोरिटीज़ शिफ्ट हो जाती हैं ड्रामेटिकली। ही इज़ नो लॉन्गर डिज़ायर अबाउट दीज थिंग्स, एंड हिज जो सोल फोकस होता है बिकम फाइंडिंग हिज पेरेंट्स। ऐसे तो होता है ना, मेले में क्या होता है, बच्चे चीज़ें देखते हैं अपने तरीके की, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो उसकी प्रायोरिटीज़ है वो कैसे शिफ्ट हो जाती है,
वो शिफ्ट ऐसे हो जाती है कि वो फिर जब वो अलग हो जाता है ना अपने पेरेंट्स से, उसके बाद वो बस वो जो टॉयज़ वगैरह है वो सब भूल जाता है और उसका एक ही फोकस रहता है कि टू फाइंड आउट देयर पेरेंट्स। देन वैल्यू फॉर फैमिली। ये स्टोरी अल्टीमेटली कन्वे करती है द मैसेज दैट द लव, सिक्योरिटी और जो प्रेजेंस होती है ना पेरेंट्स की, दैट इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट टू अ चाइल्ड दैन एनी मटीरियल पोजेशन। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं ना। इनोसेंस एंड डिपेंडेंस। दिस स्टोरी कैप्चर्स द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड and the child's complete dependency on his parents for safety। पेरेंट्स पर ही तो होती है ना सेफ्टी, कंफर्ट, ठीक है, और लव। तो बच्चे पूरी तरह से पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं, इनोसेंस होते हैं, डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। लास्ट देखते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएम ब्लड। चलिए, तो इसमें आप क्या बताएंगे कि थोड़ा सा मैं समरी बता देती हूँ कि ये पोएम है, ये ब्लड, ये इसके राइटर हैं कमला दास, कमला दास। ठीक है, एंड शी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ हेरिटेज, लॉस, ठीक है, एंड द पैसेज ऑफ टाइम। शी ऑल्सो थॉट दैट द लेंसेज ऑफ हर ओन फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं एंड द डिक्लाइन ऑफ हर एंसेस्ट्रल होम। जो पारंपरिक घर होते हैं ना उनको वो किस तरह से ख़त्म हो जाते हैं उनकी बात करती हैं। ये जो कहानी है, ये जो पोएम है सॉरी, ये यूज़ करती है द फिज़िकल डिके ऑफ द हाउस एज अ मेटाफोर एंड फॉर द फेडिंग ऑफ कल्चरल लेगेसी। ठीक है, मेटाफोर यहाँ पे यूज़ किया गया है। और द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ लूजिंग लव वंस एंड चेरिस्ड मेमोरीज, जो पुरानी यादें हैं उनको, और जो लोग, जो फैमिली पर्सन, जो लव्ड वंस खो गए हैं, चले गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। दिस पोएम ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन द पोएट्स पर्सनल एक्सपीरियंस। जो पोएट है उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करती है, इंक्लूडिंग हर चाइल्डहुड एंड हर ग्रेट ग्रैंड मदर्स लाइफ और उनकी डेथ के बारे में। ऑल्सो दिस पोएम हाईलाइट्स द कनेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, इसमें हेरिटेज एंड लॉस आ जाएगा, नोस्टाल्जिया एंड लॉन्गिंग हो गया, फेडिंग मेमोरीज हो गया, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पोएम है ब्लड, इट्स अ पाइजेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ हेरिटेज, लॉस एंड द पैसेज ऑफ टाइम, and at the same time by the using of poets personal experiences and the imagery of decaying ancestral home to convey a powerful message about the enduring nature of memory and human experience। बस इतना सा कर देना, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, मुझे लगा ये करवाना चाहिए, इम्पोर्टेंट बनता है, तो इसको भी देख लेते हैं, भागते भागते कर लेते हैं फटाफट से। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द प्लॉट एंड टेक्निक्स ऑफ द नॉवल द बाइंडिंग वाइन। बाइंडिंग वाइन का जो प्लॉट है वो बताना है और जो इसमें टेक्निक्स यूज़ की गई हैं वो बतानी है। तो सबसे देखो, बात तो हम कर चुके हैं इसमें, जो बाइंडिंग वाइन है इसके बारे में शशि देशपांडे ने लिखा है। इन्होंने 3 महिलाओं की जीवन की कहानी है। इसमें उर्मी जो है एक सैड मदर है, मीरा उर्मी की सास है, और कल्पना एक यंग लेडी है जिसका शी इज़ अ विक्टिम ऑफ रेप। तो ये जो उपन्यास है ना, ये जो नॉवल है, ये विशेष रूप से जो भारतीय समाज और हमारे समाज में जो शादी, जो आप बोल सकते हैं कि लॉस, ये दिस नॉवल describes into the themes of loss, trauma and the search of identity, particularly within the context of Indian society and marriage। देशपांडे, शशि देशपांडे जो हैं वो she employs various narrative techniques including, जो हमने पहले बात की थी, stream of consciousness की, and a non-linear structure। किस लिए? to portray the character's emotional landscape and inner turmoil की बात करती हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा क्या हो गया, इंट्रो हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे प्लॉट की बात, कि इसमें जो प्लॉट क्या है, प्लॉट क्या यूज़ हुआ इसमें। तो बेसिकली तो इसमें वो कहानी ही आएगी इसमें, इस उपन्यास में जो उर्मी है, उर्मी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। जो उसकी एक जो डॉटर होती है, ठीक है, नवजात डॉटर,
उसकी डेथ हो जाती है, उस तकलीफ़ से वो जूझ रही होती है। तो इसमें जो उसकी सास है, जो सास अभी नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने कुछ राइटिंग्स थी उनकी रखी हुई, कविताएं, और एक डायरी मिलती है अपनी सास की, जिसमें उसके जब उसकी शादी होती है, शादी के मैरिटल लाइफ में अबाउट हर रेप एंड उसके आफ्टर रेप जो अनुभव उस हुए थे उसको, सास को, वो उसमें लिखे होते हैं उस डायरी में। और इसी टाइम पर क्या होता है कि उर्मी की मुलाकात हो जाती है कल्पना से। कल्पना नाम की एक युवती से जिसके साथ भी सेम चीज़ें होती हैं। शी इज़ इन कोमा आफ्टर रेप, ठीक है, उसका रेप हो जाता है, और वो जस्टिस के लिए अपनी माँ का जो संघर्ष है उसमें शामिल हो जाती है। अब इस कहानी में 3 महिलाएं हैं, ठीक है। उनकी कहानियाँ जो है एक साथ एक दूसरे को, जो उनका ग्रीफ, उनका दुख, और एक तरह से सर्च ऑफ सेल्फ की बात होती है। यहाँ पे वो अपनी चीज़ें शेयर करती हैं, एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग, रेसिस्टेंस एंड द क्वेस्ट फॉर सेल्फ डिस्कवरी। उर्मी फाइंड्स सोलास एंड अ रिन्यूड सेंस ऑफ पर्पस दैट इज़ ओवरकमिंग मीराज स्टोरी एंड सपोर्टिंग कल्पना, ठीक है। अल्टीमेटली शी realizing they all realizing the power of female connection and empathy in overcoming adversity। ये तो हो गया प्लॉट। कहानी बतानी है आपने, तीनों का संघर्ष बताना है, किस तरह से वो एक दूसरे के लिए क्या महसूस करती हैं जब एक दूसरे के साथ अपना दुख शेयर करती हैं, और सेल्फ डिस्कवरी जब वो लोग स्टार्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको प्लॉट में लिखनी है। इसके बाद आपको बतानी है टेक्निक्स क्या क्या यूज़ हुई हैं इसमें। टेक्निक्स वही हैं जो हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं इस पर, फिर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। चलो, मैंने सारे पॉइंट्स एक साथ लिख लिए हैं टाइम बचाने के लिए। पहला हम करेंगे जो टेक्निक्स यूज़ हुई ना, उसमें पहले लिखेंगे हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देशपांडे जो है, जो राइटर हैं, वो यूटिलाइज़ करती है इस टेक्निक्स टू डेपिक्ट द कैरेक्टर्स थॉट्स, है ना, उसकी थॉट्स, फीलिंग्स और मेमोरीज, पर्टिकुलरली उर्मी और मीरा की, ठीक है। एंड दीज थिंग्स अलाउस रीडर्स की एक्सेस टू देयर इनर वर्ल्ड, ठीक है, ताकि वो अपना एक वर्ल्ड बनाएं। जब वो रीडर जो है इन सब को पढ़ रहा होता है तो उसके साथ साथ वो अपनी भी एक दुनिया बनाता रहता है, तो कनेक्ट करता है रीडर इन सब लोगों से, कैरेक्टर से। एंड दिस टेक्निक इज़ एविडेंट इन हाउ उर्मी प्रोसेस हर ग्रीफ एंड हाउ मीराज पोएम्स एंड डायरी एंट्रीज रिवील हर इनर टर्मोइल एंड एक्सपीरियंसेस। तो ये वो डायरी की बात आ जाएगी इसमें, वो बुक्स की बात, वो बुक्स जो डायरी में जो लिखा होता है वो किस तरह से बूस्ट करती हैं उर्मी की जो इनर वर्ल्ड होता है, इनर थॉट्स होते हैं, उसको और ज़्यादा टर्मोइल बढ़ा देता है उन चीज़ों का। नॉन लीनियर नैरेटिव नॉवल जो है ना, वो अलाउ नहीं करता द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को। मतलब जो ये नॉवल है ना, ये बिल्कुल सीधे सीधे नहीं चलता कि एक दृश्य बता दिया, फिर दूसरी कहानी, फिर तीसरी कहानी, ऐसे नहीं है। ये जंप करता है यहाँ पर ना, दीज थिंग्स जंप्स बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में, यूजिंग फ्लैशबैक्स। कभी फ्लैशबैक दिखा दी, कभी मेमोरीज दिखा दी, कभी कुछ लेटर्स टू पीस टुगेदर द कैरेक्टर्स, बैक स्टोरीज बता दिया एंड मोटिवेशंस बता दिए। ये जो एंड दिस फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर जो है, ये मिरर करता है द फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ ट्रॉमा and the characters' attempts to make sense of their experience. Multiple perspective में हम लिखेंगे कि जब उर्मी जो है वो प्राइमरी नैरेटिव है इस नॉवल का, एंड एट द सेम टाइम शी ऑफर्स इंसाइट इनटू मीरा एंड कल्पना's perspective दो दे आर राइटिंग एंड द अकाउंट्स ऑफ दोज अराउंड देम। तो उर्मी ही जो है तो मेन कैरेक्टर, नैरेटर भी है, बट उर्मी के ज़रिए ही जो राइटर हैं वो मीरा और कल्पना के जो थॉट, उनके पर्सपेक्टिव से भी उनके थॉट्स को वो राइटिंग के ज़रिए बताती है। ये जो मल्टी लेयर्ड अप्रोच है, ये प्रोवाइड करती है मोर नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर एंड देयर सिचुएशन की यहाँ पर बात हो जाती है। सिम्बोलिज्म, दिस बाइंडिंग वाइन जो है ना, ये दैट इट्सेल्फ इज़ अ सिंबल ऑफ द इंटरकनेक्टनेस ऑफ वुमेंस लाइफ, ठीक है। जो औरतों की जो कंडीशन होती है ना, उनसे ही ये इंटरकनेक्ट है। ये मतलब जो बाइंडिंग वाइन को इस तरह से यूज़ किया है, जो वुमेंस लाइफ है ना, वो किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, उस चीज़ के लिए उसको यूज़ किया गया, उसकी उपमा दी गई है।
अब उनकी लाइफ कैसे, लाइक दे व्हेन दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, ऑपरेशंस एंड देयर पोटेंशियल फॉर स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट व्हेन दे कनेक्ट विद ईच अदर। लास्ट है फेमिनिस्ट थीम। दिस नॉवल जो है इट एक्सप्लोर्स वेरियस फेमिनिस्ट थीम्स की बात करते हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ पेट्राइची ऑन वुमेंस लाइफ, औरतों के जीवन पर जो पितृसत्तात्मकता का जो असर था उसको बताया गया है, एंड द एक्सपीरियंस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल सॉलिडरिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, क्योंकि सब कुछ फीमेल के बारे में ही है तो फेमिनिस्ट थीम तो होगा ही। इसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे कि दिस बाइंडिंग वाइन इज़ अ पावरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ फीमेल एक्सपीरियंस, ट्रॉमा एंड सर्च ऑफ आइडेंटिटी। This writing is a skillful crafted thought and a combination of narrative techniques and that the dwell into complexities of the characters' inner lives and their relationship with a patriarchal society. Question complete and video complete. Thank you so much for watching. वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। टेक केयर, बाय बाय।